Hello, good morning, future doctors. How are you all? Hope so all of you are fine. So students, today's topic of discussion is some viral diseases. This is a very important topic for the board exam's point of view, so listen carefully and note down important points. Must attempt the test of this topic. Let's start. जी तो स्टूडेंट्स, नाउ द वायरल डिजीजेस। तो कुछ वायरल डिजीज के ऊपर नजर डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के हवाले से डियर स्टूडेंट्स कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि हमें एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट करेंगे। तो उसको मैंने इस तरह से क्लासिफाई किया है टेबल्स की शक्ल में। तो इसमें डिजीज को देखेंगे, वायरस किस वायरस से हो रही है, उसकी नेचर क्या है, यानी जीनोम क्या है, क्या वो एनवेलप्ड है कि नॉन एनवेलप्ड है, फिर उससे रिलेटेड कुछ सिम्टम्स, और फिर उसके हवाले से कोई अगर ट्रीटमेंट या वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो उसके हवाले से कुछ डिस्कशन होगी। बाकी जो स्टार्ट करते हैं इससे स्मॉल पॉक्स से। स्मॉल पॉक्स के हवाले से आपको पता है कि ये 12th सेंचुरी बीसी, याद रखना है 12th सेंचुरी बीसी चाइना में एज एन एपिडेमिक डिजीज स्टार्ट हुई थी। तो इसको भी एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लीजिए। स्मॉल पॉक्स के इसी बॉक्स के सामने मैं लिख रहा हूं 12th सेंचुरी बीसी। क्लियर? ये चाइना से इसका जो है वो इमर्जेंस हुई इस डिजीज की, और फिर ये फैलती चली गई और अब पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई, यानी ग्लोबली इसने अपना फैलाव जो है शुरू किया। जैसे कोविड ने, ठीक है, वो भी चाइना से शुरू हुई 2019 में 2019 के अंदर, और फिर देखते ही देखते विद इन अ फ्यू मंथ्स वो पूरी दुनिया में एट ग्लोबल लेवल वो डिजीज फैल गई। तो इसी तरह से जो स्मॉल पॉक्स है ये भी इस तरह से फैली। और इसमें एक अहम चीज कि 1950s में इसके खिलाफ जो है वो बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ। इम्यूनाइजेशन, क्लियर? और फिर 1980 के अंदर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड smallpox to be eradicated from world। तो ऐसा डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 के अंदर के उसके वैक्सीनेशन जो बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में इसकी इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1950 में। तो उसके 30 साल बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया था कि ये पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी है। बट स्टिल in the developing countries and in the third world countries this disease persists, smallpox, clear, due to certain regions। तो एक तो 12th century BC चाइना, 1950 में इम्यूनाइजेशन स्टार्ट, 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द स्मॉलपॉक्स एज इट हैज बीन एराडिकेटेड। वायरस की बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस ये पूरी फैमिली है जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स, ये पूरी फैमिली है, ठीक है, ये पॉक्स वायरस है इसकी। सो स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए जो है इसके लिए कॉजेटिव एजेंट है इस डिजीज का, इट इज ए डीएनए वायरस। क्लियर? जीनोम की बात करें तो इट इज डीएनए वायरस एंड इट इज एनवेलप्ड। जहां तक सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम्स में सबसे अहम चीज कि शुरू में इनिशियली फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है, इस तरह से रेज्ड यानी जिस्म से उभरे हुए रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनेंगे, और फिर यही वेसिकल्स these are fluid filled vesicles। अब तक इनके अंदर सिंपल कोई इंटरस्टिशियल टिश्यू या टिश्यू फ्लूइड हो सकता है। उसके बाद चूंकि इन्फेक्शन है तो वायरस यहां पर भी पहुंचेगा, यहां पर पहुंचने के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू पस्ट्यूल। इसको पस्ट्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो दिस इज पस्ट्यूल। तो पस्ट्यूल किसको कहते हैं? द वेसिकल कंटेनिंग पस। और पस क्या है? जहां पर भी हमारी बॉडी में इंफेक्शन होता है, द साइट ऑफ इन्फेक्शन, व्हाइट ब्लड सेल्स भी पहुंचते हैं और वहां पर मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो पैथोजन होता है, उनके दरमियान फाइट होती है। कुछ व्हाइट ब्लड सेल मारे जाते हैं, कुछ पैथोजेंस मारे जाते हैं, तो उसके नतीजे में फिर वहां पर एक ग्रीनिश व्हाइट या व्हाइट कलर का एक फ्लूइड बनता है, उसे कहते हैं पस। तो फिर ये पस्ट्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली जब ये हील करेगी तो स्किन के अंदर पिट्स बनेंगे। पिट्स का मतलब गड़े, ठीक है, पिट्स मींस गड़े बनेंगे इस तरह से छोटे छोटे, और जब ये हील होगा तो यहां पर एक परमानेंट निशान रह जाएगा इन गड्ढों में, इन पेट्स के अंदर परमानेंट निशान रह जाएगा। तो ये डिप्रेशन को हम कहते हैं पॉक्स, पॉकेट की तरह, ठीक है, पॉक। सो पॉक क्या है? इट इज अ पिटेड, पिटेड का मतलब हैविंग पिट, पिट का मतलब हैविंग डिप्रेशन, स्कार। और स्कार कहते हैं जब भी कोई जख्म हमारा वुंड हील होता है तो उसके बाद एक परमानेंट निशान वहां पर आ जाता है, उसे हम कहते हैं स्कार। क्लियर?
तो इस तरह से ये फिर वो जिस्म के ऊपर ये चीजें नुमायां होगी। सो रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल, तो खास चीज याद रखनी है, रेज्ड, ये रेज्ड होते हैं, स्किन से ऊपर हुए होते हैं। और उसके बाद फिर पस्ट्यूल्स, पस्ट्यूल्स के बाद पिटेड स्कार्स, उन पिटेड स्कार्स को हम कहते हैं पॉक्स। अब अगर ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन के हवाले से बात की जाए तो आपको पता है दुनिया में सबसे पहली वैक्सीन बनी थी वो इसी डिजीज के खिलाफ तो बनी थी, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। सो इसके खिलाफ वैक्सीनेशन मौजूद है। चलते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ, दैट इज हर्पीज सिंप्लेक्स। सो हर्पीज वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज अ डीएनए एंड एनवेलप्ड वायरस, ठीक है। जीनोम इसका डीएनए, इसका भी डीएनए, पॉक्स वायरस भी एनवेलप्ड और हर्पीज भी एनवेलप्ड है। इसमें क्या होता है कि वेस्कुलर लेजेंस, वेस्कुलर का मतलब है यहां पर ब्लड वेसल से रिलेटेड लेजेंस बनते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर लेजेंस बनते हैं इन द एपिथेलियल लेयर्स ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू। एक्टोडर्मल टिश्यू ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, जैसा कि आप सेकेंडरी में भी पढ़ चुके हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म से क्या बनता है? नर्वस सिस्टम एंड स्किन। तो स्किन हमारा कौन सा टिश्यू हुआ? एक्टोडर्मल टिश्यू। तो स्किन की यानी ये जो एक्टोडर्मल टिश्यू है इसके अंदर मौजूद जो एपिथेलियल लेयर्स हैं, यानी कि हमारी स्किन अगर फर्दर आगे किस तरह से डिफरेंशिएट होता है हमारे जो जब ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये हमारे अंदर के 4 बेसिक टिश्यूज बनाती है। तो 4 बेसिक टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज बनते हैं हमारे अंदर फ्रॉम दीज जर्मिनल लेयर्स। नंबर 1 इज epithelial tissue, number 2 is muscular tissue, number 3 is nervous tissue and number 4 is connective tissue। तो जो epithelial tissue है वो यहां पर मौजूद है स्किन के अंदर, ठीक है। एपिथेलियम, एपिथेलियल से मतलब एपिथेलियम, और एपिथेलियम आप पढ़ चुके हैं, ये फर्दर आके 5 यानी कि इसकी डिविजन्स हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। तो खैर वो मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है। तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो एपिथेलियल लेयर्स होती हैं उनके अंदर ये लेजेंस बनते हैं, जिसकी वजह से वो रेड रेड कलर के पैचेस बनना शुरू होते हैं। सो मोस्ट कॉमन दे आर फॉर्म्ड इन द माउथ, यहां पर इस रीजन के अंदर, ठीक है, और लिप्स के इर्द गिर्द और नाक के पास वो रेड कलर के पैचेस बनेंगे, ठीक है। तो ये इसकी खास निशानी होती है। और जहां तक बात है ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन के हवाले से, सो इट हैज एन इफेक्टिव वैक्सीनेशन। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा के हवाले से। इन्फ्लुएंजा, तो जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? फ्लू। इट इज कॉल्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा। सो इट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको आई वायरस भी कहते हैं, ठीक है। इट इज आरएनए, यानी जीनोम क्या है इसका? आरएनए, और एनवेलप्ड वायरस है। इसके अंदर जो फ्लू होता है तो क्या होता है? ऐसे नाक में से पानी आ रहा होता है, रनी नोज जिसको हम कहते हैं, नाक में से पानी, सर में भी दर्द होता है, फीवर होता है, गले में दर्द होता है, सोर थ्रोट, और ब्लैंड डिस्चार्ज आ रहा होता है, पानी की तरह का डिस्चार्ज आ रहा होता है आंखों से खासतौर पर और नाक से, ठीक है, जिसको हम बार बार ऐसे करते हैं या आंखों से उसको साफ कर रहे होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इन्फ्लुएंजा या फ्लू। अब डियर स्टूडेंट्स, जो ये फ्लू जो है ये तकरीबन 200 से ज्यादा वायरसेस हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से जो है इसके खिलाफ जो वैक्सीन हैं, फ्लू की वैक्सीन, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मल्टीपल वायरसेस आर इन्वॉल्वड इन कॉजिंग द फ्लू लाइक सिम्टम्स, क्लियर। तो उनमें से एक इन्फ्लुएंजा है। सो इस वजह से इसके खिलाफ वैक्सीन बहुत अच्छा काम नहीं करती। अब आ जाइए मीजल्स। मीजल्स जिसको उर्दू में कहते हैं हम खसरा, ठीक है, खसरा। बचपन में होने वाली रैश डिजीजेस, ऐसी डिजीज जिसमें वो दाने बनते हैं, रैशेस बनते हैं, रैश डिजीजेस में याद रखिएगा नंबर 1 रैश डिजीज इज मीजल्स, खसरा। ये कंटेजियस डिजीज है और इट इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस। एक फैमिली है बड़े बड़े वायरसेस की, पैरामिक्सो वायरसेस। ये आरएनए वायरस है और एनवेलप्ड है। और यहां पर होता क्या है कि यहां पर रेड कलर के रैशेस बनते हैं, लेकिन वो फ्लैट होते हैं। यहां पर रेज्ड बने थे वो वेसिकल्स, यहां पर रैशेस बनते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, ठीक है। और स्किन के ऊपर खांसी हो सकती है, साथ में बुखार भी हो सकता है, ठीक है, और आंखें लाल होना, रेड आइज, ये इसमें याद रखना आपने, रेड आइज। रेड आइज हो, रेड फ्लैट रैशेस हो, साथ में फीवर हो, सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज मीजल्स। और जिसको एक दफा हो जाए, जिस बच्चे को एक दफा हो जाए, सारी जिंदगी के लिए वो इम्यून है। सो ऑटो इम्यूनिटी, इसमें वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर हो गया तो। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर इसके लिए एक वैक्सीन होती है। 3 बीमारियां जिनकी एक ही वैक्सीन है, उसे कहते हैं MMR। ये वैक्सीन का नाम है। मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, ये 3 डिजीजेस के खिलाफ एक कंबाइंड वैक्सीन होती है जो कि दी जाती है। मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, क्लियर। तो ये इसके लिए वैक्सीन है, इफेक्टिव वैक्सीन है। अब आ जाए जरा मम्प्स पे। मम्प्स कहते हैं कान पेड़ों को, यानी कान के इस रीजन में इस तरह स्वेलिंग सी बन जाती है जैसे पेड़े की तरह की, ठीक है, इसे कहते हैं हम मम्प्स। ये भी सेम, इन दोनों की जो वायरसेस हैं सेम है। ये भी पैरामिक्सो वायरस, ये भी पैरामिक्सो वायरस, और आरएनए वायरस एनवेलप्ड एंड आरएनए एनवेलप्ड वायरस। लेकिन मम्प्स में डिस्टूडेंट्स एक तो तेज बुखार होता है, हाई फीवर, ठीक है, बहुत तेज बुखार होता है, और स्वेल हो जाते हैं हमारे पैरोटिड्स।
आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 12 के अंदर इन द फर्स्ट ईयर के डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जब जिसमें न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में डाइजेशन में पढ़ा था कि यहाँ पर हमारे जो ओरल कैविटी की हमने बात की तो यहाँ पर 3 पेयर्स हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स के जो सेक्रीट करते हैं सलाइवा को। अब उसमें सबसे बड़ा कौन सा ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड, ये वाला, दिस वन इज पैरोटिड ग्लैंड। तो ये स्वेल कर जाता है, ठीक है, ये स्वेल करता है तो यहाँ पर एक उभार सा बन जाता है और चूंकि ये हेड और नेक के रीजन में ये स्वेलिंग हो रही है तो डियर स्टूडेंट ये काफी पेनफुल होती है। इसी वजह से जो स्वेलिंग है ये पेनफुल होती है और चूंकि इसमें हेड वाला रीजन भी इन्वॉल्व हो रहा है तो इस वजह से सर में भी दर्द होगा। ये नेक के जो रीजन है ये वाला, इसमें भी पेन हो सकता है, ठीक है। सो ये, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये बहुत रेयर होता है कि बहुत रेयर है कि ये कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचाए, अदरवाइज ये सेल्फ सब्साइडिंग है और तकरीबन 60% एडल्ट्स वो इससे इम्यून है, ठीक है, दे आर इम्यून टू दिस डिजीज। और जहां तक बात करें वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट की तो ये भी अगर एक दफा हो जाए तो फिर ऑटो इम्यूनिटी है, ठीक है। और इसके लिए मैंने जैसे कि बताया कि सेम इसके लिए भी वही वैक्सीन है MMR, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, क्लियर। और इसके हवाले से हमारे बुक में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ कि हाईली कंटेजियस, और कंटेजियस का पहले भी बता चुका हूं, आप फिर दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। कंटेजियस ऐसी बीमारियों को कहते हैं जो इन कांटेक्ट से हो, किसी भी चीज के कांटेक्ट होने से हो, ठीक है। सो ये हाईली कंटेजियस डिजीज है। मम्प्स, घर में अगर एक बच्चे को हो तो दूसरा बच्चा भी उससे इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। मीजल्स इसी तरह से ये भी कंटेजियस है, ये भी बच्चा अगर इससे इफेक्टेड हो तो घर में बाकी सब दूसरे बच्चों को भी हो सकता है। इसलिए ऐसे बच्चे को फिर आइसोलेट कर दिया जाता है, जिसको मम्प्स हो या मीजल्स हो, इनको फिर स्कूल नहीं भेजा जाता, ना फिर कहीं मतलब कि बच्चों के माँ बहन भेजा जाता है, ताकि क्योंकि हाईली कंटेजियस है, बच्चे क्या करते हैं एक दूसरे की जूठी मीठी चीजें खा लेते हैं तो उससे फिर दूसरे बच्चों को भी ये हो सकता है। अब आ रही है पोलियो माइलाइटिस की, पोलियो माइलाइटिस। सो बहुत ही डेंजरस डिजीज डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर WHO ने और बाकी तमाम ममालिक ने जो भी उनके साथ जिनका जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत जोर लगाया इस बीमारी के ऊपर, पोलियो के ऊपर, ठीक है। इसका असल एक्चुअली इट इज पोलियो माइलाइटिस, इट इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस, और ये पोलियो वायरस RNA जीनोम विद नो एनवेलप, इट इज नेकेड वायरस। और इसके हवाले से एक और MCQ मार्क कर लीजिए, इट इज द स्मॉलेस्ट वायरस नॉन। अब तक जितने भी वायरसेस को स्टडी किया गया है उसमें अब से सबसे छोटा वायरस जो है वो पोलियो वायरस है, क्लियर। और आपको याद है इसमें हमने डिस्कस किया था कि पोलियो वायरस के अंदर कितने कैप्सोमेर्स होते हैं? ये 32, याद रखना, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट वायरस। ये खतरनाक डिजीज इसलिए है कि ये जानलेवा नहीं है, आमतौर पर जानलेवा नहीं है, लेकिन क्या है, ये जिंदगी भर के लिए बच्चों को या जिस भी शख्स को हो, किसी भी पर्सन को हो तो उसको माजूर कर देता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत डेंजरस है, जिंदगी भर की इर्रिवर्सिबल लॉस है, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन्स को जाकर के इफेक्ट करता है और उनको परमानेंटली डैमेज कर देता है, ये जो वायरस है। और फिर मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे इफेक्टर्स तक यानी मसल्स और ग्लैंड्स तक मैसेज लेकर के जाते हैं। तो जब वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं तो मैसेज हमारे इफेक्टर्स तक नहीं पहुंचता। जब हमारे इफेक्टर्स यानी मसल्स तक मैसेज नहीं पहुंचता तो क्या होता है कि वो पड़े वो चूंकि यूटिलाइज नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला ने एक हमारे इंसानों के अंदर एक खासियत रखी है कि हमारे मसल्स, खासतौर पर मसल्स की बात करूं तो मसल्स अगर आप इससे काम लेंगे तो ये साइज में इंक्रीज करेंगे। जैसे कि बॉडी बिल्डर्स देखें, सुक्का दुबला, ठीक है, साल 2 साल लगाने के बाद क्या होता है, वो एक्चुअली वो इनसे काम ले रहा है, ठीक है, वो डंबल यूज कर रहा है या वो वेट लगा रहा है, वट एवर इज डूइंग, तो उससे क्या होता है कि वो उससे वेट बढ़ा के उससे काम ले रहा है, तो उससे क्या होता है उसके मसल्स बन जाते हैं, ठीक है, मसल्स का साइज इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह से अगर आप मसल से काफी लंबे अरसे तक काम ना लें तो वो साइज में कम हो जाते हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर जो है वो 16, सो उसको हम कहते हैं मस्कुलर एट्रोफी। मस्कुलर एट्रोफी, वो मसल जो काफी अरसे तक पड़ा हुआ है और आपने उससे कोई काम नहीं लिया, बॉडी ने उसको छेड़ा तक नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो ऐसा ऐसा वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, उसे कहते हैं सुकड़ना शुरू हो जाएगा, मस्कुलर एट्रोफी। इसलिए अगर आपने कभी टेलीविजन पे या वैसे कभी देखा हो इसका पेशेंट पोलियो का, तो जिस टांग का जिसको पोलियो, आमतौर पर ये जो हमारे जो पेरिफेरल रीजन्स होते हैं ये वहां पर इफेक्ट करता है, तो जो जिस टांग का पोलियो होता है वो बिल्कुल सुक्की सी होती है, ठीक है, बहुत ही बारीक सी, और उसकी ऑपोजिट वाली जिसपे वो चल रहा होता है वो सेहतमंद होती है, क्योंकि वहां पर मैसेज जा रहा है, यहां पर मैसेज नहीं जा रहा। सो दैट इज द रीजन, ठीक है। और इसके लिए खैर हुकूमत हर साल में कई दफा 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को इसकी वैक्सीनेशन जरूरी कहती है कि इसको लाजमी जो है वो पिलाया जाए, ताकि बच्चे जो है वो जिंदगी भर की मासूरी से बच सकें। और ये स्टूडेंट्स एक बात ज़हन में रख लीजिए, एक बहुत गलत किस्म की एक अफवाह जो है वो फैलाई गई है हमारे मुल्क के अंदर कि पोलियो के कतरे या जो दूसरे कतरे हैं बच्चों को पिलाने से उनके जो यानी कि मेल बेबीज हैं वो और जो फीमेल बेबीज होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, उनके रिप्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट होता है या इस तरह के बहुत सारे रूमर्स हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो बच्चे ये वैक्सीनेशन जिनकी होती है, जिनकी हो चुकी है, इवन कि मेरी वैक्सीनेशन भी हुई है, पोलियो वैक्सीनेशन, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जब भी पोलियो वाले आपके पास आए, वैक्सीनेशन वाले आए पिलाने के लिए, तो जरूर उसमें हिस्सा लीजिए। 5 से 5 साल के से जो कम उम्र के बच्चे, खास तौर पर उनके लिए तो ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, आमतौर पर वो पिलाई जाती है बच्चों को इसके, और अच्छी खासी यानी कि इसके हवाले से वो इम्यूनिटी मिल जाती है। अब आते थोड़े से हेपेटाइटिस के ऊपर। तो हेपेटाइटिस में दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। आमतौर पर वो किस वजह से होता है? ड्यू टू वायरल इंफेक्शंस, ड्यू टू टॉक्सिन्स एंड ड्यू टू हार्मफुल ड्रग्स। हम यहां पर बात करें, चूंकि हमारा ताल्लुक वायरोलॉजी से है, तो हम इसके वायरल इंफेक्शंस के, वायरसेस के हवाले से बात करेंगे। तो हेपेटाइटिस में सबसे पहले देख लें जरा हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं, क्लियर। और दिस इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस, इट इज आरएनए वायरस एंड नॉन एनवेलप्ड। नॉन एनवेलप्ड का मतलब कि ये नेकेड वायरस है, क्लियर। हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है। और जहां तक बात करें सिम्टम्स की, तो ये एक्यूट होता है थोड़ा सा, मतलब इसकी शिद्दत थोड़ा ज्यादा होती है। और इसमें लाइक डायरिया, और इसमें फीवर, लेकिन फीवर इसमें हाई ग्रेड नहीं होता, लो ग्रेड फीवर होता है, माइल्ड फीवर होता है। साथ में नाउजिया, जिसको हम मतली कहते हैं, दिल का खराब होना, ठीक है, दिल खराब हो रहा जी, एंड वॉमिटिंग, वो भी इसी से रिलेटेड है। और सबसे अहम सिम्टम जो जितने भी जो लिवर से रिलेटेड डिजीज होती हैं, खासतौर पर डिजीज, उसमें है जॉन्डिस। दैट इज जॉन्डिस, जिसको हम कहते हैं पीलिया। देखिए कितना पीला जर्द हो गया इसका रंग। सो पीला जो जर्द रंग होता है, दैट इज इफ इट इज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस, दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस। और आमतौर पर यह खुद ही सेल्फ सबसाइड कर जाता है, ठीक है। लेकिन इसके हवाले से वैक्सीनेशन भी मौजूद है, क्लियर, वैक्सीनेशन भी मौजूद है। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसके ट्रांसमिशन के हवाले से। तो ट्रांसमिशन के हवाले से याद रखिएगा, इसकी ट्रांसमिशन है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय और ट्रांसमिटेड थ्रू फीको ओरल रूट, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन के फिसिस से जो है वो अगर वो इंजेस्ट हो जाए या वट एवर थ्रू उस किसी भी तरीके से वो इन्फेक्टेड जो फिसिस हैं उसके उससे वो किसी भी फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो सही हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी विच इज कॉल्ड एज सीरम हेपेटाइटिस, इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। और इट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस and it is DNA virus and it is enveloped और dear students, ये जो वायरस है, it is very much common in Asia, in Philippines, in Middle East, clear, in Africa। तो वहां पर पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनके एशिया में जो शामिल हैं, यहाँ पर बहुत कॉमन है ये। और जहां तक इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, तो सिम्टम्स डियर स्टूडेंट्स इसमें थोड़े से यानी रिलेटेड तो इसी से ही है, लेकिन खास तौर पर इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती है, और फिर इसी तरह से पेल फेस एंड इसी तरह से एब्डोमिनल पेन, और साथ में फीवर। लेकिन याद रखें इसमें हेपेटाइटिस के केसेस में जो फीवर होता है वो आमतौर पर माइल्ड होता है, बहुत तेज फीवर, हाई फीवर नहीं होता। इसके साथ साथ नौसिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन के हवाले से, जो कि बहुत अहम है, ठीक है। सो मैं ट्रांसमिशन को यहां पर मेंशन कर रहा हूं इसके, इट इज ट्रांसमिटेड, तो दिस वन इज ट्रांसमिटेड बाय saliva, plus it is also transmitted by the blood transfusions, plus it is also transmitted by from mother to baby while birth, और इसके अलावा ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैलता है, ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक याद रखनी बात कि एक HIV का पेशेंट और एक HBV का पेशेंट, हेपेटाइटिस बी का जो पेशेंट है, आमतौर पर इन दोनों को, जो मदर्स होती हैं, इनको मना किया जाता है कि अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, ठीक है, क्योंकि वो बच्चों में इस तरह से मुंतकिल हो जाता है। और जहां तक बात है इसकी ट्रीटमेंट की और वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीन मौजूद है इसके खिलाफ, सो वैक्सीनेशन भी है इसकी,
प्लस इसके हवाले से ट्रीटमेंट भी है, दैट इज अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन, और बहुत ही जबरदस्त किस्म का यानी कि वैक्सीनेशन जो है इसकी बहुत जबरदस्त है, इसके बहुत अच्छा काम करती है इसकी। हेपेटाइटिस सी, इसका कॉमन नेम इट इज कॉल्ड इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। ओके, और जहां तक बात है वायरस की, सो द वायरस रिस्पॉन्सिबल इज HCV, hepatitis C virus, which is RNA virus and enveloped. Okay? और जहां तक बात सिम्टम्स की है, तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट हेपेटाइटिस बी जैसे है, लाइक एब्डोमिनल पेन एंड फीवर, लेकिन अगेन keep it in mind that the fever will be mild, not high fever, and nausea and vomiting. Okay, and sometimes it may also lead to liver cancer and liver cirrhosis. ठीक है, सो लिवर कैंसर इज अ कार्सिनोमा, ये कैंसर है लिवर का, इसमें अगर ये अनट्रीटेड रहे तो मजीद क्रॉनिक हो जाए तो ये कैंसर भी कॉज कर सकता है, और इससे लिवर सिरोसिस मतलब जिगर का फट जाना, ठीक है, लिवर जो है वो पैरेन्काइमा वो खराब हो जाता है, तो ये हेपेटाइटिस सी उसकी तरफ जा सकता है। ठीक है, खतरनाक है इस हवाले से भी, और इस हवाले से भी खतरनाक है क्योंकि अभी तक इसके खिलाफ अभी कोई हमारे पास वैक्सीन नहीं है। सो फॉर द टाइम बिंग नो वैक्सीनेशन। हाँ, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जरूर है हमारे पास। सो द ट्रीटमेंट इंक्लूड्स अल्फा इंटरफेरॉन प्लस रिबावायरिन। क्लियर, तो ये इसके खिलाफ काफी इफेक्टिव है। और जहां तक बात ट्रांसमिशन की है, तो ट्रांसमिशन में इसीलिए उसको इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस कहते हैं। द मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन इसके अलावा ये मां से बच्चे को हो सकता है। अब बात करेंगे जरा डेल्टा हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस डी के हवाले से, इसको डेल्टा हेपेटाइटिस कहते हैं, और as far as its virology is concerned, so it is RNA virus. ठीक है, और इसके जो सिम्टम्स हैं, मतलब कि लाइक द बी, सिम्टम्स आर लाइक हेपेटाइटिस बी, but it is more severe, मतलब कि इसकी इंटेंसिटी शिद्दत जो है वो हेपेटाइटिस बी से ज्यादा है। तकरीबन जो अलामात हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो हेपेटाइटिस बी वाले ही हैं इसके पास। लेकिन दूसरा यहाँ पर थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलो कि हेपेटाइटिस डी कभी भी ऐसे शख्स को नहीं होगा जिसको हेपेटाइटिस बी ना हो। बात समझ आ रही है आपको? मतलब हेपेटाइटिस डी होने के लिए जरूरी है कि वो शख्स हेपेटाइटिस बी से सफर कर रहा हो, क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस डी है, ये बी की मौजूदगी में ही इन्फेक्ट कर सकता है, उसकी गैर मौजूदगी में इन्फेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर? तो हेपेटाइटिस डी बिकॉज कि इसको जो लिवर सेल्स में एंटर होने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जो ये कहां से लेकर के आता है या कहां से सिंथेसाइज करवाता है, फ्रॉम द हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो इसी वजह से यानी कि ओनली caused if a person is already suffering from hepatitis B। तो हेपेटाइटिस बी नहीं है तो किसी को भी ये इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो जब हेपेटाइटिस बी हो, फिर अगर हेपेटाइटिस डी यानी कि इन्फेक्ट करे तो उसका इन्फेक्शन हो जाता है। इसी वजह से ये इसको को इन्फेक्शन भी कहते हैं, या इसको सुपर इन्फेक्शन भी कहते हैं। पहले से इन्फेक्शन, उसके ऊपर एक और इन्फेक्शन, सो सुपर इन्फेक्शन, या दो एक जैसे मतलब कि जिनसे वायरस हैं तकरीबन, सो इस वजह से इनको जो है वो को इन्फेक्शन भी कहा जाता है। क्योंकि इसको जो एनवेलप चाहिए ना, एनवेलप उसकी में ये बनवाने के लिए जो कैप्सिड चाहिए, कैप्सिड भी, और खास तौर पर कैप्सिड की बात हो रही है, तो वो उसकी जो सारी सीक्वेंसिंग है, जो प्रोसेसिंग है, वो बी के पास है। और जहां तक बात इसके ट्रीटमेंट के हवाले से है, सो नो वैक्सीन अवेलेबल,
इसके खिलाफ नहीं है। हाँ, चूंकि ये बी की मौजूदगी में ही होता है, सो वी कैन चूज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, यानी इट्स इंडिविजुअल इसकी वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अगर इस्तेमाल करेंगे तो हेपेटाइटिस बी नहीं होगा, तो हेपेटाइटिस बी नहीं होगा तो कभी भी हेपेटाइटिस डी नहीं होगा, जो कि बहुत इफेक्टिव है। क्लियर? अब आते हैं जरा इसकी फिफ्थ टाइप पे, दैट इज हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई, इट इज कॉज्ड बाय RNA virus which is non-enveloped, means naked virus, and the virus is HEV, हेपेटाइटिस ई वायरस। और ऐसा मानना है डियर स्टूडेंट्स कि हेपेटाइटिस ई जो है ये पिग जो है इसका सोर्स है। इसके ऊपर बकायदा फिर एक सर्वे हुआ, रिसर्च हुई, तो 2001 के अंदर देयर वाज अ साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ हाल्बर एंड देयर कोवर्कर्स revealed that pig might be the source of हेपेटाइटिस ई वायरस। ठीक है, तो जो सुअर जो है उससे ये आगे ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए तो हमारे यहाँ खास तौर पर पोर्क मीट तो खराब है, ठीक है, हराम है, इट इज नॉट कंसीडर्ड गुड फॉर हेल्थ। सो साइंटिफिकली भी देखा जाए, मेडिकली देखा जाए तो ये वैसे भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर देख लें ये इसके इन दोनों की रिसर्च इसके हवाले से, और इसके खिलाफ नो वैक्सीन एंड फॉर द टाइमिंग नो ट्रीटमेंट। आमतौर पर ये सेल्फ सबसाइडिंग है, ठीक है, और इसकी जो ट्रांसमिशन है याद रखेंगे, इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। क्लियर? और इस तरह से, और लास्ट में दो और वायरसेस हैं, एक है हेपेटाइटिस एफ एंड हेपेटाइटिस जी। क्लियर? तो इन दोनों के हवाले से अभी तक कोई खास इंफॉर्मेशन अब तक नहीं मिल पाई, लेकिन एफ के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये जरूर है कि ये एफ जो है ये आरएनए वायरस है। ठीक है, इट इज आरएनए वायरस, और ये एनवेलप्ड आमतौर पर होता है। जी के हवाले से अभी तक मतलब शुरू में कुछ एक आध केस जो मिला था, और उसके बाद इसकी कोई मजीद जो है कोई हिस्ट्री में इसको नहीं देखा गया, तो इसको हाइपोथेटिकल वायरस भी कहा जाता है, हेपेटाइटिस जी को। ठीक है, सो ये इनके हवाले से इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द हेपेटाइटिस। और इसकी जो प्रिवेंशन है वो उसी तरीके से ही है। ये जितने जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बता दिए, इनसे अगर प्रिवेंट किया जाए, इनसे प्रिकॉशन बरते जाए, तो इन तमाम डिजीज को इनसे बचा जा सकता है, खासतौर पर हेपेटाइटिस के बारे में। Hope so now you very well understand the some viral diseases like smallpox, herpes simplex, influenza, measles, mumps, polio and hepatitis. Must attempt the test. Best of luck. Goodbye.